में क्या कह रहा है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसे हमें साबित करना है। चलिए तो मैं एक यहाँ पे त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है, और इस त्रिभुज का नाम कुछ यहाँ देते हैं ए बी सी, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या कह रहा है आपके प्रमेय में कि त्रिभुज की बराबर भुजाएं, तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ए बी जो है ना बराबर है ए सी के। त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है किसके बराबर है, ए सी के। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो देखो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कौन कौन से होंगे, यह और यह होंगे, तो ये आपस में बराबर होंगे, इसे हमें दिखाना है। तो सिद्ध करना है कि एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है। चलिए इसका प्रमाण देखेंगे। तो प्रमाण देखने से पहले हमें इसमें कुछ रचना करनी होगी। चलिए तो पहले वो रचना करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि एंगल ए का एक समद्विभाजक खींच देंगे, एंगल ए का एक समद्विभाजक खींच दिए, या एडी जो है एंगल ए का समद्विभाजक है। तो ये आपकी रचना है तो डॉटेड होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। ये रचना है इसलिए मैंने डॉटेड कर दिया। तो ये मान लिए हम लोग एडी जो है एंगल ए का क्या है, समद्विभाजक है, यानी कि एंगल ए को दो बराबर भागों में बांटा है, यह कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे रचना में लिख देते हैं कि एडी एंगल ए का समद्विभाजक है, ठीक है। एडी हम लोग जो खींचे हैं यह एंगल ए का समद्विभाजक है। चलिए अब इसका प्रमाण देखो। मैं देखता हूं यहाँ त्रिभुज ए बी डी और दूसरा त्रिभुज देखते हैं त्रिभुज ए सी डी में। ध्यान से देखो त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी, इन दोनों को हम लोग यहाँ पर सर्वांगसम करते हैं। तो सर्वांगसम करने के लिए अभी तक तो हमने साइड एंगल साइड सर्वांग समता अभिगृहित पढ़ा है और इसी के आधार पर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम लोग इसको साबित करेंगे। पहला चीज हमारे पास ए बी बराबर में ए सी दिया है, यह दिया है हमारे पास प्रमेय में ऊपर ही हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी बराबर में एंगल सी ए डी। ध्यान से देखो एंगल बी ए डी बराबर में सी ए डी, यह दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ए डी जो है ना एंगल ए का समद्विभाजक है, एंगल ए का समद्विभाजक है, इसलिए यह बराबर हो जा रहा है। अच्छा, तीसरा हो जाएगा AD बराबर में AD। देखो इस त्रिभुज में भी AD है और इस त्रिभुज में भी AD है, तो AD क्या है, उभयनिष्ठ है। AD जो है आपका उभयनिष्ठ है, तो AD के बराबर होगा, यानी कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के। आप सोचो अभी जो इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बता रखा था साइड एंगल साइड अभिगृहित जो था सर्वांग समता अभिगृहित, तो उसमें बता रखा था एक त्रिभुज की दो भुजाएं कौन कौन सी, AB और AD, और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं कौन हो रही है, AC और AD। देख लीजिए AB और AD और AC और AD, और उनके अंदर अंतरित कोण बराबर हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा ना। सर्वांगसम कैसे हो जाएगा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, मैंने बता रखा था ना जी, सर्वांग समता से ये सर्वांगसम हो गया। और जब ये सर्वांगसम हो गया तो आपको यह भी बता रखा है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, CP से याद है। तो एंगल बी जो होगा यहाँ एंगल सी के बराबर हो जाएगा। इस त्रिभुज का यह संगत यह कोण इसके संगत है ना जी एंगल सी के, तो एंगल बी एंगल सी के एंगल बराबर हो जाएगा CP से, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग है ना CP से, यह हमारा प्रमाणित हो गया। चलिए अगले प्रमेय की ओर बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रमेय हम लोग देखने वाले हैं कोण भुजा कोण, यानी कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता प्रमेय। चलिए देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतरित भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और उनकी अंतरित भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया है, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज में PQR, ऐसे दो त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है। मैं एक मान लेता हूँ कि यह त्रिभुज ABC इसका नाम है और दूसरा त्रिभुज जो है PQR है, ठीक है। चलिए हमारे पास क्या दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, तो एक त्रिभुज के दो कोण
और उनकी अंतरित भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो संगत कोण और उनके अंतरित भुजा के बराबर हो। यानी कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, दो कोण सॉरी, तो मैं यहां मान लेता हूं कि एंगल बी एंगल बराबर है कि एंगल क्यू के। तो एंगल बी का नाम आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं एंगल बी को एंगल ए बी सी लिख सकता हूँ। एंगल ए बी सी बराबर है एंगल पी क्यू आर के। और उसी तरह से दूसरा कोण एंगल ए सी बी बराबर है एंगल पी आर क्यू के। तो देख लीजिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण, यानी देखिए ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में एंगल ए बी सी बराबर है एंगल पी क्यू आर के, और एंगल ए सी बी बराबर है पी आर क्यू के। ये हम लोग मान लेते हैं, ये जो चीज दिया है। और उसकी अंतरित भुजा ये बी सी और क्यू आर होंगी, ये भी बराबर दिया है बी सी बराबर क्यू आर। तो ये तीन चीज दी है, दो कोण दिए हैं बराबर और उनकी अंतरित भुजा बराबर दी हुई है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, हमें ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज जो है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा है, हमने क्या देखा है, प्रमेय, एक अभिगृहित दिखा है, और एक छोटा सा प्रमेय दिखा है। तो उस अभिगृहित के आधार पर ही इसको साबित करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इसको साबित किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी इसमें उत्पत्ति कर देते हैं। ठीक है, उत्पत्ति क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग यहाँ देख सकते हैं ए बी और पी क्यू में क्या संबंध है। आप देख रहे हो, आपके पास तो दिया है कि दो कोण बराबर है और ये बी सी क्यू आर के बराबर है, दो कोण और ये एक भुजा बराबर है। तो अगर मैं पूछूं कि ए बी और पी क्यू में क्या संबंध है, या ए सी और पी आर में कोई भी एक भुजा का युग्म ले लो, कोई भी एक संगत भुजाएं ले लो। यहाँ पे मैं कहूं कि ए बी पी क्यू के बराबर भी हो सकता है, या ए बी पी क्यू से बड़ा भी हो सकता है, या ए बी पी क्यू से छोटा भी हो सकता है। तीन ही रीजन हो सकता है। ए बी और पी क्यू में संबंध की बात करिए दोनों भुजाओं में, या तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी, या एक भुजा दूसरे भुजा से बड़ा होगा, यानी ए बी पी क्यू से बड़ा होगा, या पी क्यू ए बी से बड़ा होगा। यही ना होगा आपका, तीन ही रीजन हो सकता है, और कोई तो तरीका नहीं हो सकता ना इसको दिखाने के लिए। इन दोनों में संबंध यही हो सकता है, या तो बराबर होंगे, या इससे बड़ा होगा, या यह इससे बड़ा होगा। यही ना हो सकता है जी। चलिए, तो ये हमने तीनों कंडीशन ले लिए। अब इसके बाद देखिए, मैं इसको यहाँ पे प्रमाणित करता हूं। तो प्रमाणित करने के लिए हम लोग केस पहला लेते हैं। केस पहला, ए बी बराबर पी क्यू को लेके चलते हैं। ए बी पी क्यू के बराबर है तब, ए बी बराबर पी क्यू है तब। तो देखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुज में ए बी सी और पी क्यू आर में, तो एक तो बराबर ही दे दिया है हमारे उत्पत्ति के अनुसार, ए बी जो है पी क्यू के बराबर है। ठीक है, अच्छा दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि यह एंगल इस एंगल के बराबर है। तो यहां लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी बराबर में एंगल पी क्यू आर, और बी सी क्यू आर के बराबर दिया ही है। ये दोनों चीजें दी हुई हैं। तो यहां देख लो, दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण, दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम नहीं हो जाएगा। ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता, अभिगृहित जो था ना उसी से हुआ है। चलिए, तो ये जब सर्वांगसम हो गया, अच्छा ये तो केस फर्स्ट हुआ जब ये माने हैं, तो इन दोनों पर भी सर्वांगसम हो जाना चाहिए, अभी हमें ये दिखाना होगा। चलिए, तो हम लोग केस दूसरा लेते हैं। केस सेकेंड, ए बी मान लेते हैं कि बड़ा है पी क्यू से। ए बी क्या है, पी क्यू से बड़ा है। अब इससे हम लोग दोनों को सर्वांगसम करना है। चलिए, तो इसके लिए मैं इसमें एक रचना करूंगा। ए बी जब बड़ा है पी क्यू से, ध्यान से देखिए, ए बी जब बड़ा है पी क्यू से, तो मैं इस पे एक और बिंदु यहाँ पे ले लेता हूं ए डैश। ठीक है, ये रचना में लिख दूंगा कि रचना क्या क्या हूं कि ए बी पर एक बिंदु ए डैश इस प्रकार है, इस प्रकार लिया कि ए डैश बी बराबर है पी क्यू के। ठीक है, ए डैश बी बराबर है पी क्यू के। देखिए, हम लोग क्या किए हैं कि इस ए बी पर एक बिंदु ए डैश ले लिए,
इस प्रकार से लिए हैं ताकि ए डैश बी जो है पी क्यू के बराबर, क्योंकि ए बी बड़ा है पी क्यू से, तो इस पर एक बिंदु हम लोग ए डैश ले रहे हैं इस प्रकार से कि ए डैश बी बराबर हो जा रहा है किसके, पी क्यू के। ठीक है, और इसके बाद लिखते हैं कि तथा ए डैश सी को मिलाया, ए डैश सी को मिलाया। अब ए डैश सी को मिला देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारी रचना हो रही है तो इसको डॉटेड रखना होगा ना जी, इसको मिला रहे हैं तो चलिए, तो इसको मैं डॉटेड यहाँ कर देता हूं। चलिए मैंने यहाँ डॉटेड कर दिया। अब इसके बाद देखो, अब देखेंगे कि त्रिभुज ए डैश बी सी तथा पी क्यू आर में, ठीक है, दूसरा त्रिभुज जो है आपका पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, सॉरी, ठीक है, ए डैश बी सी और इस पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों को हम अब लोग सर्वांगसम करेंगे। चलिए तो दोनों को सर्वांगसम करके हम लोग यहाँ देखते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्रमेय है और इसको हम लोग साबित करेंगे और इसी के आधार पे हम लोग एक साइड में भी क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, इन दोनों को सर्वांगसम करने के लिए तीन चीजें चाहिए हमें, तो बस साइड एंगल साइड सर्वांगसमता ही पता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पहला चीज तो हमने दिखा दिया कि ए डैश बी बराबर है पी क्यू के, हमारे रचना से ही हो गया, रचना से। ठीक है, और दूसरा चीज क्या हो जाएगा, तो वही एंगल आप ए बी सी के जगह पर हम लोग ए डैश बी सी लिखे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए डैश बी सी लिखो या ए बी सी लिखो, एक ही बात हो रहा है। चलिए, और इधर एंगल पी क्यू आर, ये तो दिया है ना जी, यह कोण इस कोण के बराबर है। अच्छा, तीसरा चीज हो जाएगा कि बी सी बराबर में क्यू आर, यह दिया हुआ है। तो यहां से भी त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। कैसे, तो देख रहे हैं हम लोग, सॉरी, तो यहां से भी आपका त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा ना जी। क्यों सर्वांगसम हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि यह दोनों भुजाएं ए डैश बी और बी सी और यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर, और इसको अंतरित करने, इसके अंतर्गत वाला कोण बराबर हो जा रहा है, तो यहाँ से आपका त्रिभुज दोनों सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, या दोनों त्रिभुज यहाँ से हम लोग सर्वांगसम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं कि दोनों त्रिभुज कौन कौन सा, तो त्रिभुज ए डैश बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। कैसे सर्वांगसम होगा, वही साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ठीक है, चलिए सर्वांगसम हो गया। अच्छा, जब सर्वांगसम हो गया तो मैं यहां से, जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो मैं यहां से यहां लिख सकता हूं कि एंगल ए डैश सी बी बराबर में एंगल पी आर क्यू, सीपीसीटी से, ध्यान से देखो, ए डैश सी बी बराबर में पी आर क्यू लिख सकते हैं। और चूंकि आपके पास दिया हुआ है कि एंगल ए सी बी बराबर में एंगल पी आर क्यू, यह दिया हुआ है हमारे पास, पहले से ही दिया है, ए सी बी बराबर में पी आर क्यू, ये पहले से ही दिया है, देख लो, ए सी बी और पी आर क्यू बराबर दिया ना पहले से ही हमारे पास। तो जब यह पहले से बराबर है, यह दोनों देख लो, यह दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों का मतलब सेम ही है ना जी, यह दोनों तो एक ही है, यानी कि ये आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए एंगल ए डैश सी बी बराबर में एंगल ए सी बी, ए डैश सी बी यानी यह वाला कोण और ए सी बी यह वाला कोण, यह दोनों कोण बराबर होने का तात्पर्य यही है कि ए और ए डैश एक ही जगह पर है। अतः ए डैश तथा ए समपाती है, समपाती है, एक ही जगह पर है। इसका मतलब यही ना हुआ जी, ये दोनों एक दूसरे के समपाती हैं। सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रही है आज बार बार, इसलिए ऐसा डिस्टर्बेंस हो रहा है। देखिए, संपाती होने का मतलब क्या हो गया, एक ही जगह पे। और जब एक ही जगह पर है, यह दोनों एक ही जगह पर है, तो ए बी लिखो या ए डैश बी लिखो, एक ही बात हो जाएगा, है ना जी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका ए बी जो है ना, ए बी वह ए डैश बी के बराबर है, ए बी बराबर ए डैश बी, एक ही बात होगी। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बराबर हो गया पी क्यू, क्योंकि ए डैश बी बराबर हम लोग पी क्यू यहाँ लिए हैं, तो ए बी हो जाएगा पी क्यू के बराबर। तो यहाँ ए बी पी क्यू के बराबर होगा, और एंगल ए बी सी बराबर है एंगल पी क्यू आर के, और तीसरा जो है बी सी बराबर में क्यू आर, यह दोनों तो दिया ही है। तो जब हमने दिखा दिया कि ए बी पी क्यू से बड़ा नहीं है, बराबर ही है, और यह कोण और यह भुजा बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी
सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे? तो वही साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, तो हमने तो सर्वांग दिखा दिया। यहां से भी एक और केस था, उसको भी देख लिया जाए। तीसरा केस हमारा क्या हो जाएगा? केस थर्ड, कि जब ए बी छोटा है पी क्यू से तब। ए बी छोटा है पी क्यू से तब। तीसरा केस यही ना था जी, थर्ड केस, ए बी पी क्यू से छोटा है तब। चलिए अब इसके लिए हम लोग देखते हैं। चलिए, जब ए बी जो है, ए बी पी क्यू से छोटा है, या तो रचना इसमें करो या इसमें भी कर सकते हैं, दोनों में रचना कर सकते हैं। अच्छा, जब ए बी पी क्यू से छोटा है तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूंगा, इस तरह से बढ़ा दूंगा ताकि यह बराबर हो जाए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एक आगे प्रोड्यूस करेंगे इसको ताकि यह बराबर हो। तो यहाँ पे मैं ए डैश ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बी ए को, ये हमें रचना करनी है, रचना में कि बी ए को ए डैश तक बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? ताकि यहाँ पे यह ए डैश बी जो है पी क्यू के बराबर हो जाए। क्योंकि यह ए बी पी क्यू से छोटा है तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लिए ताकि ये जो है इसके लंबाई के बराबर हो जाए। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि ए डैश सी को मिला देते हैं, ए डैश और सी को यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। तो यह रचना है तो इसको भी हमें डॉटेड करना होगा। यह रचना है तो हमें डॉटेड करना होगा ना जी। चलिए इसको मैं यहाँ पर डॉटेड कर देता हूँ। हमने क्या लिख देना है यहाँ? तथा ए डैश सी को मिलाया। चलिए अब देखिए इसके बाद, अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए डैश बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज तो ये पहले ही रचना से हो जा रहा है, ए डैश बी बराबर में पी क्यू, रचना से। ठीक है, यह रचना से हो गया। अच्छा, अगला चीज देखो, अगला चीज होगा कि एंगल ए डैश बी सी, आप ए बी सी लिखो, आप चाहो तो ए बी सी लिखो, ए बी सी लिखो या ए डैश बी सी लिखो, एक ही बात ना होगा। चलिए, बराबर हो जाएगा किसके? एंगल पी क्यू आर के। यह हमारे पास दिया है, ऐसे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना जी, या पी क्यू आर के बराबर में दिया हुआ है। ठीक है, यह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह पी क्यू आर के बराबर। ठीक है, यह पी क्यू आर के बराबर है, एक ही बात होगी ना जी। आप ए डैश बी सी लिखो या ए बी सी लिखो, ये तो दिया ही है। चलिए अब तीसरा चीज बी सी बराबर में क्यू आर, बी सी बराबर में क्यू आर, ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ से ये दोनों चीज दिया है और ये रचना से हो गई, तो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, ए डैश बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे? साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो मैं यहाँ सीपीसीटी से बराबर दिखा सकता हूँ कि एंगल ए डैश सी बी बराबर में एंगल पी आर क्यू, सीपीसीटी से। ठीक है, ए डैश सी बी और पी आर क्यू बराबर हो जाएगा। तो मैं, चूंकि आपके पास यह दिया है कि एंगल ए सी बी बराबर है एंगल पी आर क्यू के, यह दिया है ना जी, यह दिया है। तो यहां से देखो, यह दोनों तो एक ही कोण को निरूपित कर, यानी ये दोनों बराबर, ए डैश सी बी बराबर में ए सी बी। तो देखो, यह ए सी बी और ए डैश सी बी, यह दोनों कोण बराबर होने का मतलब है, यह पूरा कोण और ये कोण बराबर होने का मतलब कि ए और ए डैश समपाती हैं, एक ही जगह पर है। अतः ए तथा ए डैश समपाती है। तो जब यह समपाती है तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि यह ए बी जो है ना पी क्यू के बराबर हो जाएगा ना। तो ए बी बराबर में पी क्यू। तो यहां से भी हमने देखा दिया कि ए बी पी क्यू से छोटा नहीं है, बराबर है। और दूसरा चीज एंगल ए बी सी दिया है एंगल पी क्यू आर के, यह तो दिया ही है। और क्या दिया है? और बी सी बराबर में क्यू आर दिया ही है। तो यहां से यह त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे, ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो इस तरह से हमने तीनों चीज माना, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, और हर कंडीशन को लेने पर भी हम लोग त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिए। तो यहां से ये आपका फाइनली त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो यही जो प्रमेय था ये आपका एंगल साइड एंगल सर्वांग समता प्रमेय है। ठीक है,
तो इतना कुछ आपको लिखना होगा इसमें साबित करने के लिए। चलिए अब इसी से संबंधित एक उप प्रमेय देखते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कोण कोण भुजा यानी कि एंगल एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी कहते हैं, ठीक है। यह स्टेटमेंट देखिए, ये भी आपका जो है ना उसी प्रमेय, अभी जब देखे है ना एंगल साइड एंगल प्रमेय, उसी पे आधारित है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा जो कोण अंतर्गत ना हो, ठीक है, ध्यान रखना, जो कोण के अंतर्गत ना हो वो भुजा लेनी है जो कोण के अंतर्गत ना हो, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, कौन सी भुजा होनी चाहिए, जो कोण के अंतर्गत ना हो, हाँ, तो वो क्या होगी, वह दूसरे त्रिभुज के संगत कोण और भुजा के बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। चलिए इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे दो त्रिभुज लेता हूं, ठीक है, यह दो त्रिभुज ले लिया, इसका नाम देते हैं ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक है। यह दो त्रिभुज है, दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या होना चाहिए, तो दो कोण, मान लीजिए हमारे पास यह कोण और उसी तरह से यह कोण और यह कोण दिया है। हमारे पास एंगल ए बराबर में एंगल पी दिया है, एंगल बी बराबर में एंगल क्यू दिया है, ठीक है, एंगल बी बराबर में एंगल क्यू दिया है, और एक भुजा जो अंतर्गत भुजा नहीं होनी चाहिए, यानी कि ए बी और पी क्यू को नहीं लेना है हमें, दूसरा कोई बी सी और क्यू आर ले लो, चाहे ए सी और पी आर ले लो, कोई भी ले लो। बी सी बराबर में मान लेते हैं हमारे पास क्यू आर दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, ये अंतर्गत भुजा नहीं है, कोई अन्य भुजा, तब भी जो त्रिभुज होगा वो समरूप होगा, ये हमें सर्वांगसम होगा, हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि यह दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम होंगे, ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। चलिए इसको साबित करते हैं। चलिए तो इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा यह प्रमेय है, उसी पे आधारित है, उप प्रमेय है, उसी पे आधारित है। अच्छा, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ए बी सी ये तीनों कोणों का योग, उसी तरह से पी क्यू आर इन तीनों कोणों का भी योग बराबर ही होगा, है ना जी, क्योंकि तीनों का तो 180 ही ना होगा जी। चलिए अच्छा, चूंकि आप देख रहे हैं कि एंगल ए एंगल पी के बराबर, तो एंगल ए को हटा के एंगल पी लिख देते हैं, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, तो एंगल बी को हटा के क्यू लिख देते हैं, और सी बराबर में एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर। यहाँ ऊपर चाहे तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए तो यहाँ से देखो, पी से पी क्यू से क्यू कट जाएगा, यानी कि एंगल सी एंगल आर के बराबर हो जाएगा, एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू दिया है। अच्छा, और साथ ही हमारे पास बी सी बराबर क्यू आर भी दिया है, बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, बी सी जो है क्यू आर के बराबर, देख रहे हैं ना, भुजा जो दी है बी सी क्यू आर के बराबर ये दिया हुआ है ना, तो उसको भी यहाँ लिख देते हैं कि बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, बी सी बराबर क्यू आर, ठीक है, बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, बी सी जो है आपका क्यू आर के बराबर है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बताने में। चलिए बी सी बराबर क्यू आर यह दिया हुआ है, इसीलिए कभी कभी मैं रुक जा रहा हूँ। चलिए बी सी बराबर क्यू आर है, यह दिया है। अच्छा, तीसरा हमने यहाँ पे दिखाया है कि एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है, ऊपर है दिखाया है, साबित कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह दो कोण बराबर हो रहे हैं और उसके साथ अंतर्गत भुजा जो है वह बराबर हो जा रही है, तो ऐसे त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, कैसे, तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, ठीक है, इससे यह सर्वांगसम हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग क्वेश्चन प्रमेय को देखेंगे और बाकी जो प्रमेय है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा।